नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपना चैप्टर 2 पाठ 2 अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। तो देखिए, लाख की चूड़ियां जो हमारा चैप्टर है उसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो बदलू काका है वो अपनी व्यथा, अपने दुखों को छिपाए बैठे हुए हैं अपने मन में। और एक तरह से जो यहाँ पर लेखक हैं वो अभी काफी समय बाद वापस आए हैं और वापस आकर वो आज पहली बार बदलू काका से मिले हैं। तो वो देख रहे हैं कि वो जो स्थितियां थी, वो जो परिस्थितियां थी, वो सब कुछ एक तरह से चेंज हो गई है, सब कुछ परिवर्तित हो गई है। वहां पर कुछ भी वो सब नहीं है जो पहले से था। यानी कि ना तो वो मचिया है, ना ही वो भट्टी है जिस पर एक तरह से लाख को गर्म किया जाता था और चूड़ियां बनाई जाती थी। तो आपस में बैठकर जब पहली बार आज वो मिले हैं उनसे, तो वो बात कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि अब उनकी अवस्था भी वैसी नहीं है, उनका शरीर भी ढल चुका है। उनकी अवस्था भी वैसी नहीं है और उनका शरीर भी ढल चुका है। उनके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई हैं। यानी कि एक टाइम के बाद, एक अवस्था के बाद इंसान का शरीर जो है वापस ढलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक तरह से आपने देखा होगा, जो अपने दादा, अपने नाना, अपने जो बड़े लोग होंगे बुजुर्ग घर में, अगर आप उनकी पुरानी तस्वीर देखेंगे और अब देखेंगे तो काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। और यही चेंजेस एक तरह से आप इन्हें जीवन के अनुभव भी कह सकते हैं। ये उन्हें जीवन के अनुभवों से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीजें अनुभव की है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो। जब कभी बहुत कठिन परिस्थितियां भी उनके जीवन में आई होंगी, कभी खुशियां भी उनके जीवन में आई होंगी। तो ये उन सभी अवस्थाओं का एक तरह से उन सभी अनुभवों का एक तरह से यहाँ पर एक एक अवस्था में एक चेंज हो जाता है कि धीरे धीरे अब समय के साथ शरीर भी ढलना शुरू हो जाता है। कई बार कुछ बीमारियां लग जाती हैं, कई बार एक तरह से लोग चल फिर नहीं पाते ढंग से। तो यहाँ पर बदलू ने भी इन 10 सालों में काफी सारी चीजें अपने जीवन में अनुभव की थी। देखिए, पहले जो समय था वो उसके स्ट्रगल का समय था। उसके ऐसा समय था कि जब वो काम करता था और अपने काम से वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, अपने काम से मेहनत करता था और उस मेहनत से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अब जो है, समय के साथ चीजें जब बदली, तो किस तरह से आज जो ये मशीनी युग है, इस मशीनी युग ने उसको लाचार बना दिया, उसके हाथ काट दिए। यानी कि हाथ काटने का अर्थ है कि अब वो उस काम को करने लायक नहीं बचा। यानी कि काम को करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उस काम का उसको कुछ भी मेहनताना मिलने वाला नहीं है। तो यही सोच रहे हैं यहाँ पर लेखक। और देखिए क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जाने कैसे उसने मेरे मन की शंका भांप ली और कहा, दमा नहीं है मुझे, पतली खांसी है और ये जल्दी ही, महीने 2 महीने से ये आ रही है और जल्दी ही 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और इस तरह से लेखक कहते हैं कि मैं चुप हो गया और मुझे लगा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी व्यथा है, एक बहुत बड़ी बात है जिसे वो शेयर करना चाहते हैं, जिसे वो बताना चाहते हैं मुझे। और यानी कि कुछ ऐसा उन्होंने अनुभव किया है अपने जीवन में जिससे बहुत जल्दी उनकी इस तरह ऐसी अवस्था हो गई है। अगर इंसान काम करता रहता है, उसको उसके काम का मेहनताना मिलता रहता है, उसका जीवन अच्छे से चल रहा है, उसके जीवन में संतोष है, उसके जीवन में सुख है, भले ही उसके पास ढेर सारा पैसा नहीं है, भले ही उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं है, भले ही उसके पास बहुत सारे सुख के संसाधन नहीं है, उसके बाद भी वो खुश रह सकता है अगर उसके जीवन में एक तरह से संतोष और शांति है। लेकिन यहाँ पर तो उसके जीवन की जो जरूरी
मूलभूत आवश्यकताएं थी, उसको उस चीज के लिए ही तरसना पड़ा था। तो कुछ इस तरह के अनुभव उसको इन 10 सालों में हुए हैं, जिससे उसकी अवस्था जो है काफी जल्दी जो है चेंज हो गई है। तो वो कुछ देर की शांति रही, फिर उन्होंने यानी कि लेखक ने उनसे पूछा कि आम की फसल कब अब कैसी है, आम की फसल अब कैसी है, यानी कि कैसी होती है आम की फसल। तो इस तरह से वो उन्होंने कहा, जानबूझकर मैंने अपने इस विषय को बदला, टॉपिक चेंज किया, क्योंकि शायद वो ज्यादा इमोशनल हो सकते थे, शायद वो बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे। तो लेखक ने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा आम की फसल कैसी रही, तो वो बिल्कुल लहक कर उत्तर दिया, यानी कि बहुत खुश होकर उत्तर दिया कि बहुत अच्छी है लला, अच्छी है, बहुत अच्छी है। और अपनी बेटी को आवाज दी, रज्जो, अरे रज्जो, लला के लिए थोड़ा आम तो ले आ। और फिर वो कहते हैं मेरी ओर मुखातिब होकर, मेरी ओर मुखातिब होकर यानी कि मुझे सर्व करते हुए कहा कि लला माफ करना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। यानी कि मैं इतनी देर से, क्योंकि बचपन में उन्होंने लेखक को बहुत सारे आम खिलाए थे, और आज जब वो यहाँ पर आए तो क्योंकि वो अपने दुखों से भरे हुए हैं, उनके अंदर उनके काफी सारे दुख हैं जिसे वो शेयर करना चाहते हैं, तो आज वो अपनी उस पुरानी बात को भूल गए हैं और वो कह रहे हैं माफ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो वो कहता है फिर, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं तुम्हें, आखिर बचपन में तुम्हें इतने आम खिलाए हैं, तुम्हें आम इतने ज्यादा पसंद है, तो बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं मैं तुम्हें। तो ये कहकर उन्होंने लेखक को आम दे दिए, और लेखक कहते हैं मैं चुप हो गया और मुझे वे दिन याद आ गए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। तो वो कहते हैं कि अब जब आम उन्होंने खाए, तो आम खाने के बाद वो कहते हैं कि मुझे उस टाइम पे जब वो चुप हुए तो उन्हें वो दिन याद आ गए कि किस तरह से बदलू काका उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे, किस तरह से वो उनको अपने गाय के दूध की मलाई खिलाया करते थे। तो उन्होंने कहा गाय तो अच्छी है ना काका। अब गाय के बारे में पूछा, जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो आपसे सब लोग आपके घर की कुशल मंगल पूछते हैं, अच्छा मम्मी ठीक है आपके घर में, पापा ठीक है आपके घर में, और कैसा चल रहा है सबका काम। तो इस तरह से ही वही कुशल मंगल ले रहे थे। तो क्योंकि उन्होंने जो चीजें देखी थी वो उसके बारे में पूछ रहे थे, तो अब उन्हें गाय का ध्यान हो आया, तो उन्होंने गाय के बारे में पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका, कि गाय ठीक है आपकी। तो इस तरह से वो कहते हैं गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। अब गाय तो है ही नहीं, 2 साल हो गए गाय बेच दी है, कहाँ से खिलाता। यानी कि गाय को खिलाने के लिए नहीं था, गाय को चारा खिलाने के लिए उनके पास नहीं था। और इतने में उसकी बेटी रज्जो अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। अब यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। क्योंकि लेखक ने कहा, अब जो रज्जो है वो डलिया में ढेर सारे आम लेकर आ गई, क्योंकि बचपन में जब लेखक उनके घर पर जाते थे तो 4 से 5 आम तो खा ही जाते थे एक बार में। लेकिन अब वो धीरे बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने जब देखा, जब ये बात चल रही थी, उन्होंने कहा नहीं, गाय तो हमारी जो थी हमने 2 साल पहले ही बेच दी, क्योंकि हमारे पास उसको खिलाने के लिए चारा नहीं था। क्योंकि गाय भैंस भी अगर आप पालते हैं तो उन्हें भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर कोई अगर गाय भैंस है भी तो उसके लिए आपको चारा खरीदना होता है, भूसा खरीदना होता है, प्रॉपर टाइम पे उनका भी मेडिकल करवाना होता है। तो एक तरह से काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं गाय भैंस के लिए भी, अगर जो अच्छे से इंसान पालता है। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ से खिलाता, क्योंकि आज ऐसी सिचुएशन उनकी हो गई है कि उनका खुद का पालन पोषण करना, खुद का अपने परिवार का पेट भरना उनके लिए कठिन हो गया है। तो वो गाय को कहाँ से खिलाते, गाय के लिए कहाँ से लाते। तो फिर तभी रज्जो अंदर से एक डलिया में आम ले आई और उन्होंने कहा वाह वाह, हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना।
मैं तुम्हारी उम्र का था तो चुगने आम का एक बखत में खा जाता था, चौगुने आम एक बगत बखत में खा जाता था। क्योंकि अभी तुम यंग हो, अभी तुम जवान हो और तुम ऐसा कह रहे हो। हाँ हाँ मैं समझ गया, क्योंकि तुम शहरी हो। शहरी यानी कि शहर के लोगों की जो डाइट होती है वो एक तरह से बैलेंस होती है, क्योंकि उनके पास पहली बात तो खाने का समय नहीं होता, दूसरा उनकी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती कि वो ढेर सारा खाना खाएं और उसको डाइजेस्ट कर पाए। गांव में लोग जितना खाते हैं उससे 4 गुना मेहनत करते हैं, 4 गुना उनको मशक्कत करनी पड़ती है अपने गायों के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने खलिहान के लिए, अपने परिवार के लिए। तो उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो थोड़ा सा 2 रोटी ज्यादा खा ले या कुछ एक्स्ट्रा चीजें खा ले। लेकिन शहर के लिए लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक उन्हें बैठकर काम करना होता है और ज्यादा से ज्यादा काम उनके घर के अंदर का होता है। और दूसरा उनके पास इतनी ज्यादा एक तरह से इतनी शायद शक्ति नहीं है कि वो इतनी सारी चीजें डाइजेस्ट कर सके। तो वो हंस पड़ा, हंसकर बोला, शहरी हो ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुने आम एक वक्त में खा जाता था। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की तो, वो लेखक कहते हैं, मैंने कहा कि आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। आपने देखा होगा पुराने आपके जो दादा दादी हैं, आपके नाना नानी हैं, जब वो आपसे कहानियां या किस्से शेयर करते हैं अपने टाइम के, तो वो किस तरह से बताते हैं कि हम स्कूल जब जाया करते थे तो हमारे पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी। हम इतनी दूर, आजकल तो छोटे से डिस्टेंस के लिए भी बस लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती? छोटा सा डिस्टेंस होता है और वहां पर स्कूल बस आपको देखने को मिलती है। पहाड़ों पर भी अब स्कूल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको हर एक गांव में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या इंटर कॉलेज तो देखने को मिल ही जाता है हर एक गांव में लगभग। तो अब वो सिचुएशन नहीं रही जो उस टाइम पे थी। तब तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर की चढ़ाई उतराई के बाद स्कूल जाने को मिलता था, और उसके बाद वो भी पहाड़ों की ठंड। पहाड़ों की ठंड, चाहे गर्मियों में भी वहां पर इतनी ठंड होती है जितनी कि यहाँ पर सर्दियों में होती है शहरों में। तो एक तरह से काफी ज्यादा मुश्किल भरा जीवन हमारे जो दादा दादी है, हमारे जो माता पिता है, उनका रहा होगा। और उतनी ही मेहनत के बावजूद वो वैसा ही खाना भी खाते थे, यानी कि वो मोटा अनाज खाते थे, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें ताकत चाहिए थी उन सब चीजों के लिए। लेकिन आज के बच्चे भी नाजुक हैं और आजकल का खाना भी बिल्कुल इसी तरह का हो गया है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, मैंने उत्तर दिया, आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा बेटी, लला को जरा 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी कलर के, यानी कि आपने देखे होंगे, एक होता है हरे कलर का आम, एक होता है येलो कलर का आम, और एक आम होता है जो ग्रीन और रेड होता है। देखा आपने रेड कलर का, लाल लाल से छींटे होते हैं उसमें, बहुत ही सुंदर होता है देखने में। तो उसने कहा कि लला अपनी बेटी से कहा कि ये सिंदूरी कलर के जो आम है, ये सिंदूरी रंग के जो आम है, ये दो लला को। और उनसे कहा कि आप टेस्ट करके बताओ कि कैसा है ये आम, क्योंकि इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। तो एक तरह से यहाँ पर वो कहते हैं कि जब उसने 4-5 आम लेकर अपनी अंजलि मेरी तरफ बढ़ाई, यानी कि इस तरह से देते हैं ना हम हाथ में उठा के, ये लीजिए। तो जब उसने अंजलि बढ़ाई तो वो कहते हैं कि मेरी निगाह उस एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। वो कहते हैं 1 सेकंड के लिए मेरी जो निगाह थी उसके हाथों पर ठिठक गई, क्योंकि उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर वो लाख की चूड़ियां। तो इस तरह से, यानी कि उन्होंने देखा कि जो बदलू की जो फैमिली है, उन्होंने आज तक अपने जो पैतृक अपना पेशा है उसकी जो कुछ यादें हैं वो आज भी संजो कर रखी है,
और ये कितनी सुंदर है ये लाख की चूड़ियां। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। लेखक कहते हैं कि बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या नोटिस कर रहा हूं। तो उन्होंने तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने आखिर बोल ही दिया कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जो उसने दोनों हाथों में लाख के एक एक कंगन पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। ये जोड़ा मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर उनकी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, क्योंकि ये जो उसके नजर में इसकी वैल्यू थी, इसका महत्व था, उसने लास्ट समय तक, अंतिम समय तक उसकी वैल्यू, उसके महत्व को खत्म नहीं होने दिया। जब एक जमींदार होकर वो 10 आने में उन 2 चूड़ियों को केवल मांग रहा था, क्योंकि पहले के टाइम में किस तरह से बदलू ने बताया था कि कैसे बदलू के विषय में लेखक ने बताया था कि कैसे विवाह के लिए जो चूड़ियां बनाई जाती थी, सुहाग की जो एक तरह से चीजें होती थी, उनका कितना महत्व होता था, और उसके लिए वो बहुत सारा साजो सामान साथ में लेता था। पैसे अलग, कपड़े अलग, उसकी पत्नी के लिए कपड़े अलग, उसके घर के लिए सारा सामान अलग। और आज वो जमींदार केवल 10 आने देकर वो 2 चूड़ियां खरीदना चाहता था। तो उन्होंने कहा मैंने ये जोड़ा नहीं दिया उसको, और कहा कि शहर से ले आओ। और वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पश्चात एक तरह से वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। वो कहते हैं मैंने थोड़े से आम लिए और थोड़ी देर में वहां पर बैठा, और थोड़ी देर बैठने के बाद, आम खाने के बाद मैं वहां से चला आया, मैं वहां से निकल गया। और वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात पर हुई, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यानी कि लास्ट में अपने उस, जो उन्होंने एक अपने जीवन का नियम बना रखा था, जो एक महत्व जो उसकी नजर में था इन चूड़ियों का, उसने उस महत्व को अपने लास्ट जो उसने जोड़ा बनाया था उसमें भी उसने इस महत्व को कम नहीं होने दिया। उसने वो चूड़ियां अपनी बेटी के हाथों में पहना दी, लेकिन उस जमींदार को 10 आने में नहीं बेची। तो यहाँ पर लेखक ने कहा मुझे इस बात की खुशी हुई, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, और उसका व्यक्तित्व उन कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। उसका व्यक्तित्व उन कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। तो इंसान का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, और कितनी सारी चीजें इस पाठ से हमें सीखने को मिली। देखिए, उसका व्यक्तित्व उन कांच की चूड़ियों के जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। यानी कि आज के समय में लोगों की नजर में किसी भी चीज की बहुत अधिक वैल्यू नहीं है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू किसी भी चीज की नहीं है। यानी कि इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे एक तरह से उसके पास ऑप्शन होते हैं कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, जहां उसे मुनाफा लगेगा, जहां उसे जो चीजें पसंद आएंगी। यानी कि एक तरह से बहुत सारी चीजें हमें ये चैप्टर सिखाता है, बहुत सारी चीजें, बातें हमें ये सिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस मॉडर्नाइजेशन ने, इस आधुनिकरण ने, इस विकास की जो एक हमारी बात चल रही है, और एक तरह से जो ये मॉडर्न युग आ रहा है, काफी सारी चीजें बदल गई हैं। यहाँ पर ये केवल कांच की चूड़ियों की बात थी, लेकिन अब इंसान ने काफी सारी चीजें, अपने नैतिक मूल्य भी इंसान ने छोड़ दिए हैं। यानी कि वो चीजें जो इंसान को इंसान बनाती है, वो भी चीजें इंसान भूल रहा है। यानी कि बहुत सारे जो संस्कार, बहुत सारी चीजें जो पहले से बच्चों को बचपन में ही पता होती थी, बचपन में बच्चे सीखते थे कि हमें कैसे अपने बड़ों का आदर करना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने बड़ों की इज्जत करनी है, अपना काम कैसे समय पर करना है, कैसे अपनी
चीजों की वैल्यू करनी है, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करनी है, अपनी फैमिली की वैल्यू करनी है, अपने दोस्तों की वैल्यू करनी है। लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है ये चीजें काफी ज्यादा कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। यानी कि अब बच्चे भी अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं, और दूसरा अपने दोस्तों की वैल्यू नहीं करते। यानी कि आजकल जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो बहुत कम हो गया है। लेकिन ये हमें आगे नहीं बढ़ने देना है, इन चीजों को, इन्हें यहीं पर समाप्त करना है। हमने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बिल्कुल उसी तरह से आगे लेकर जाना है। और दूसरा, इस आधुनिक युग ने, इस मशीनी युग ने जो लोगों के हाथ काट दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर बदलू के विषय में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि जब से हमारे जीवन में ये कंप्यूटर आया है, और सबसे पहले देखिए, आपने देखा होगा एक डेस्कटॉप होता था, एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था, उसके उसके ऊपर कीबोर्ड, फिर उसका माउस, फिर स्पीकर। फिर आपने देखा होगा अपनी कंप्यूटर लैब में पूरा जो डेस्कटॉप होता है हमारा, यानी कि काफी सारे साजो सामान के साथ। तो पहले इस तरह का आपका कंप्यूटर हुआ करता था, और उसके बाद धीरे 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 उसमें चेंजेस आए। उसके बाद लैपटॉप आया। उसके बाद अब तो आप देख सकते हैं टैब, या आपका मोबाइल फोन ही वो सारे काम कर देता है जो एक लैपटॉप करता है। तो यानी कि काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो फास्ट, यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। और कुछ जो लोग, बदलू जैसे जो लोग, जो इतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं या चीजें नहीं पढ़ समझ पाए हैं, तो वो अपने आप को, आज आप देखेंगे कि कंप्यूटर का जो महत्व है, कंप्यूटर का जो महत्व है, वो आप, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आप कंप्यूटर की वैल्यू नहीं देखते हैं। आप चाहे मेडिकल के फील्ड में चले जाओ, चाहे कृषि के फील्ड में चले जाओ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, चाहे एक तरह से जो हमारे सरकारी कामकाज होते हैं या उद्योग से जुड़े हुए, हर जगह आपको इंटरनेट और आई जो हमारा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इन सब की जो है मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इन सब का चलन बहुत तेजी से हो रहा है। तो जिन लोगों ने इसकी शिक्षा, जो लोग नहीं ले पाए, जो इन सब चीजों को नहीं सीख पाए अपने समय पर, तो वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। तो देखिए, ये एक बदलू का एक एग्जाम्पल इसी तरह का था कि कैसे हमारा ये जो मशीनी युग है, इससे पहले के टाइम पे क्या होता था कि गांव में भी खेतों में हल चलाने के लिए हलदार होते थे, जो हल चलाने का काम करते थे। उनके पास बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, लोगों के पास बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, और वो खेतों में हल लगाते थे और खुद से अनाज अच्छे से बोते थे। अब आप देखेंगे पहाड़ों पर भी बैल से हल नहीं चलाया जाता। पहाड़ों पर भी हल चलाने के लिए आपको मशीनें दिखाई देंगी, आपको ट्रैक्टर दिखाई देंगे। तो एक तरह से देखिए, जो वो लोग हैं जो इस काम को पैतृक तरीके से करते थे, अपने पूर्वजों के तरीके से करते थे, तो वो चीजें जो है काफी ज्यादा चेंज हो गई है। एक तरह से उन लोगों के जो रोजगार है वो छिन गए हैं, उनकी स्थिति जो है और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। तो ये जो हमारा आधुनिक युग है, हमें इसे ऐसा बनाना है कि जिसमें हम सबको सबको साथ लेकर चले और सबका विकास एक साथ करें। ये ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो आगे हैं वो और आगे चले जाएं, और जो पीछे हैं वो और बहुत पीछे छूट जाएं। ऐसा विकास हमें नहीं करना है। तो इस तरह की हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। हमें हर चीज हमें सीखना है अपने जीवन में, और सबसे पहले सीखनी है चीजों की और लोगों की वैल्यू करना। तो इतना सुंदर हमारा ये चैप्टर था, कामता नाथ जी द्वारा लिखा गया लाख की चूड़ियां यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मुझे लगता है आप सभी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सबसे पहले बताएंगे कि मजा आया कि नहीं आया इस चैप्टर को पढ़ने में, हैंड रेज करके बताएंगे मजा आया कि नहीं आया इस चैप्टर को पढ़ने में। अगर पढ़ने में मजा आया तो हैंड रेज करेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें ये पाठ आपको सिखाता है। अगर आपने ध्यान से सुना है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो काफी सारी चीजें, इसका मतलब आपने सीखी भी है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये पूरा जो अभ्यास के प्रश्न हैं ये मैं आपको नोट डाउन भी करवाऊंगी,
लेकिन अभी आप केवल यहाँ पर सुन लीजिए, क्योंकि चैप्टर हमने रीड कर लिया है। तो सबसे पहले जैसे आपने ध्वनि कविता को अपनी कॉपी में नोट डाउन किया था, बिल्कुल वैसे ही आप जो हमारा सेकंड चैप्टर है लाख की चूड़ियां, इसका सार यानी कि इस पूरे पाठ का निचोड़ सारांश भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक पेज से ज्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर कि जो जो चीजें आपको पाठ से समझ में आई, जो जो चीजें उसकी मेन थी, वो आप उसमें लिखेंगे। साथ ही उसके नेक्स्ट पेज से आप कठिन शब्द लिखेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिए होंगे, और साथ ही अब फिर आप अभ्यास के प्रश्नों को लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? देखिए प्रश्न आपके सामने है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? देखिए चाव से जाने का मतलब तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम नानी के यहाँ हमें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा एक तरह से रोक टोक नहीं होती, और बहुत ज्यादा एक तरह से पुचकार दुलार हमें वहां पर मिलता है, किसी चीज की कोई कमी हमें हमारे लिए नहीं होती। और दूसरा, लेखक का वहां पर चाव से जाने का एक और कारण था, क्योंकि उन्हें वहां पर लाख की गोलियां मिलती थी और वो बदलू काका के पास जाते थे। और बदलू काका को, क्योंकि वो रिश्ते में उनकी मम्मी के साइड से थे, तो उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे, तो इसीलिए भी लेखक उन्हें बदलू काका ही कहते थे। और इस तरह से आगे देखिए, वस्तु विनिमय क्या है और प्रचलित पद्धति क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। वस्तु विनिमय क्या है, प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। खरीदना बेचना वस्तु विनिमय कहलाता है। और आधुनिक जो प्रचलित पद्धति है वो तो ये है कि हम एक वस्तु के प्रति मुद्रा देते हैं। क्या देते हैं? मुद्रा देते हैं, पैसे देते हैं। अगर आपको एक पेंसिल लेनी है, नोटबुक लेनी है, कपड़े लेने हैं, तो क्या करते हैं? गेहूं तो लेकर नहीं जाते ना, क्या लेकर जाते हैं? पैसे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो प्रचलित पद्धति तो मुद्रा की है, ये आप आंसर लिखेंगे। आगे देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? आप सभी को पता है कि कौन सी व्यथा थी जो लेखक के सामने छिपी न रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? सारे ही प्रश्न लगभग एक जैसे हैं और इतने इजी हैं, आपने पढ़े हुए हैं और आप लोगों को चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो एक बार घर पर जाकर इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर जरूर डिस्कस कर लें, नोट करने की कोशिश करें। कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर भी आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।